जैसा कि आज की इस वीडियो में जो है हम एनसीईआरटी क्लास 7 का ज्योग्राफी का जो है चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 3 में क्या है कि हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में बताया गया है। तो हम लोग जो है आज हमारी बदलती पृथ्वी यानी कि चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। देखिए, आप यदि किसी भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, चाहे बीपीएससी TRE 4 का तैयारी करते हैं, यूपीएसआई करते हैं, या तो क्या कहते हैं बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। क्योंकि उन सभी एग्ज़ाम में क्या होता है कि ज्योग्राफी पूछा जाता है, और अभी जो एग्ज़ाम का न्यू पैटर्न चल रहा है वो एनसीईआरटी से जो है 60 से 70% क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। इसलिए आपके लिए जो है यह काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर को। देखिए क्या है, 3 नंबर चैप्टर में जो है हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में बताया गया है। तो देखिए हम लोग जो है लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन जो है उसे समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है कि स्थल मंडल अनेक प्लेट में क्या है विभाजित है, यानी पृथ्वी जो है, पृथ्वी का स्थल मंडल वो अनेक प्लेट पर जो है स्थित है। ठीक ना, अब जिन्हें क्या कहते हैं स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर क्या होगा, आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा जो है धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। ठीक है, अब देखिए यह प्लेट हमेशा जो है धीमी गति से चारों तरफ क्यों घूमती है। तो देखिए यह प्लेट इसलिए घूमती है क्योंकि पृथ्वी के जो अंदर है ना, वो पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। अब मैग्मा में इसलिए गति है ना क्योंकि मैग्मा क्या है, यह पिघला हुआ पदार्थ है। ठीक है, अब यह पिघला हुआ पदार्थ है, पिघला हुआ पदार्थ को किसी भी बर्तन में आप रख दीजिए, वो क्या होगा कि उस बर्तन में क्या होगा, पिघलने लगेगा, यानी कि जो है वो गति की अवस्था में आ जाता है। यानी कि जब गति की अवस्था में आ जाता है, यानी कि मैग्मा क्या है, गति की अवस्था में है, और इसी मैग्मा पर जो है पृथ्वी का जो है वो स्थलीय प्लेट है। इसलिए मैग्मा जब गति करता है तो यह प्लेट भी गति करता है, और यह मैग्मा जो गति करता है वो कैसा गति करता है, तो वृत्ताकार गति करता है। ठीक है, याद रखना होगा कि मैग्मा किस प्रकार का गति करता है, तो वृत्ताकार गति करता है। अब देखिए प्रत्येक वर्ष जो है केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग जो है वो पृथ्वी क्या होता है, गति करता है। अब पृथ्वी के अंदर जो है पिघला हुआ मैग्मा क्या है, एक वृत्तीय रूप में घूमता है। देखिए क्या है, पिघला हुआ मैग्मा वृत्तीय रूप में घूमता है। तो 2-3 बात आपको यहाँ से याद रखना है कि प्लेट जो है हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। और क्यों घूमती है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। और यह किस प्रकार की गति लगाता है, तो वृत्तीय गति लगाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि प्लेट की इस गति के जो कारण है पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। यानी प्लेट जो गति करता है, इस गति के कारण क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर यानी ऊपरी भाग पर जो है परिवर्तन होता है। अब पृथ्वी की परिवर्तन क्या होता है, तो देखिए पृथ्वी की गति को जो है उन बल के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। जिनके कारण जो है यह गतियाँ उत्पन्न होती है, उन बल के आधार पर जो है पृथ्वी की जो है वो क्या कहते हैं गतियाँ उत्पन्न होती है, उनके आधार पर जो है उनके आधार पर क्या है विभाजित किया गया है बलों को। तो अब देखिए क्या होता है कि बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती है, या तो क्या होगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होगा, या तो पृथ्वी की सतह पर घटित होगा। तो जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में बल जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, अंतर्जनित बल कहते हैं। हिंदी में उसे एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, यानी आंतरिक भाग में होगा तब। अब देखिए कोई ऐसा बल जो पृथ्वी के क्या होता है सतह पर उत्पन्न होता है, वैसे बल को बहिर्जनिक बल कहते हैं, यानी कि बाहरी बल कहते हैं। याद रखना होगा बहिर्जनिक बल, इसी को इंग्लिश में एक्सोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब कहते हैं जैसा कि 3.1 में जो है अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति, यानी कि अंतर्जनित बल का बात कर रहा है। यानी कि पृथ्वी के भीतर जो बल होता है वो कभी क्या होता है कि एकाएक क्या हो जाता है, गति उत्पन्न कर देता है, या तो कभी धीमी गति से उत्पन्न करता है। तो एकाएक में क्या होता है कि भूकंप, यानी कि आकस्मिक गति, भूकंप आ जाता है। उसे कौन सी गति कहते हैं, भूकंप को आकस्मिक गति कहते हैं। ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण जो है
पृथ्वी का क्या होता है, अत्यधिक हानियाँ होती है। तो आपको याद रखना होगा कि आकस्मिक गति कौन सी है, तो भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब क्या है, आकस्मिक गतियाँ हैं। ये सब जो है बताकर नहीं आता है, ये सब जो है एकाएक जो है ये उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए पृथ्वी की गति को क्या किया गया है, यहाँ डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। देखिए पृथ्वी की गति एक तो आंतरजनित बल होता है, अंतर्जनित बल यानी कि पृथ्वी के भीतर घटने वाले बल को कहते हैं, और पृथ्वी के बाहर उत्पन्न होने वाले बल को बहिर्जनित बल कहते हैं। बहिर्जनित बल क्या होता है, अपरदन और निक्षेपण से उत्पन्न होता है। तो देखिए अपरदन किसे कहते हैं, इसी चैप्टर में जो है हम अगले पेज में अपरदन और निक्षेपण को पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग याद रखिए कि बहिर्जनित बल जो है वो अपरदन और निक्षेपण के कारण होता है, और अपरदन मतलब कटाव होता है और निक्षेपण मतलब जमाव होता है, ठीक ना, तत्काल। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे अभी इसी पेज में। अब देखिए क्या है कि अपरदन और निक्षेपण के कारण क्या होता है कि नदियाँ जब बहती है या जल बहता है तो वो क्या करता है कि अपने साथ वो मिट्टी, पहाड़ वगैरह को जो है काटते चलता है, और जब काटते चलता है तो काटने में भी बल लगा ना, इसी बल को क्या कहते हैं, अपरदन बल। अब पवन क्या है, बहती हुई हवा को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। यानी कि जिस हवा में क्या है, वायु में क्या है, गति है, उसे क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। यह क्या है, बहिर्जनित बल है, यानी कि पृथ्वी की सतह पर होने वाली घटना है। समुद्री तरंग, यह भी क्या है, पृथ्वी की सतह पर होने वाली घटना। हिम नद यानी कि बर्फ को जमना, पिघलना, ये सब क्या है, पृथ्वी की सतह पर होने वाली घटना, यानी कि ये बहिर्जनित बल है, यानी कि पृथ्वी की सतह पर होने वाली घटनाएं हैं। अब देखिए अंतर्जनित बल को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो आकस्मिक बल और एक पटल विरूपण बल। पटल विरूपण बल पर्वत निर्माणकारी बल को कहते हैं, ठीक है। पर्वत निर्माणकारी बल को, जैसा कि हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है उसे को क्या कहते हैं, पटल विरूपण बल कहते हैं। अब देखिए आकस्मिक बल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आकस्मिक बल कौन से हैं। आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन रहता है, उसमें एक, इन तीनों में से कोई एक दे देगा, बाद बाकी कुछ भी रहेगा। आपको क्या करना होगा, टिक लगाना होगा, यानी आंसर लगाना होगा। तो आकस्मिक बल याद रहेगा तब तो। आकस्मिक बल किसे कहते हैं, जो एकाएक उत्पन्न हो जाता है। तो भूकंप क्या है, आकस्मिक बल है, और यह अंतर्जनित यानी कि पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होती है। ज्वालामुखी आकस्मिक बल है, जो पृथ्वी के भीतर, भूस्खलन वगैरह ये क्या है, अंतर्जनित बल है, ठीक है, याद रखना होगा, और ये आकस्मिक बल भी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एंडोजेनिक। यहाँ दिया गया है कि एंडोजेनिक का उत्पन्न की कैसे होता है उत्पत्ति, और एक्सोजेनिक का उत्पत्ति कैसे होता है, ठीक ना। एंडो मतलब क्या होता है, अंतः मतलब आंतरिक, एक्सो मतलब बाहरी यानी कि बाहरी, ठीक है। अब एंडो और जेनिक मतलब उत्पत्ति होता है, यानी कि आंतरिक उत्पत्ति, आंतरिक बल की उत्पत्ति, और बाहरी बल की उत्पत्ति को क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक कहते हैं, ठीक है। एंडो मतलब आंतरिक और जेनिक मतलब उत्पत्ति, मतलब आंतरिक बल की उत्पत्ति को क्या कहते हैं, एंडोजेनिक कहते हैं। अब देखिए क्या है कि ज्वालामुखी भूप्रपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ जो है अचानक निकलते हैं। भूप्रपट्टी यानी कि क्रस्ट को कहते हैं, किसे कहते हैं, क्रस्ट को कहते हैं भूप्रपट्टी, पृथ्वी के ऊपरी भाग को, ठीक है, भूप्रपट्टी। अब देखिए क्या कहता है, खुला एक ऐसा छिद्र, क्रेटर क्या है, यह एक छिद्र है, और इसी छिद्र को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। और इसी छिद्र के जो है द्वार से होकर जो है पिघला हुआ पदार्थ क्या होता है, अचानक बाहर निकलता है, और क्या करता है, ऊपर आके ठंडा हो जाता है और लावा का रूप ले लेता है, ठीक है। और पृथ्वी के भीतर जब तक पिघला हुआ पदार्थ रहता है उसे क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, याद रखना है। और मैग्मा किस रूप में होता है, प्लाज्मा के रूप में होता है, यानी कि प्लास्टिक के रूप में रहता है, यानी कि पिघला हुआ पदार्थ के रूप में रहता है। क्या रहता है, पिघला हुआ पदार्थ के रूप में रहता है, ठीक ना, याद रखना होगा। और जैसे ही यह पृथ्वी पर आता है इस क्रेटर के माध्यम से होके आता है, ठीक है, इस क्रेटर के माध्यम से होके बाहर निकलता है। क्रेटर क्या है, एक प्रकार का छिद्र है, होल है, ठीक है, और इसी के माध्यम से बाहर निकलता है और पृथ्वी पर ठंडा हो जाता है और जाके ठोस का रूप ले लेता है। अब वो ठोस का रूप ले लिया तो क्या कहलाएगा, लावा कहलाएगा। देखिए क्या होता है कि ज्वालामुखी कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ डिटेल करेंगे क्योंकि डायग्राम जो है वो दिया गया है। तो देखिए क्या होता है कि पृथ्वी के लेयर को 3 भागों में बांटा गया है, आंतरिक लेयर को, ठीक है। अब देखिए ये जो रहा, ये 2 भाग हो गया ना, पृथ्वी का ये आंतरिक लेयर बना रहे हैं। अब ये क्या है, तीसरा भाग है,
इसे क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, यानी कि भीतरी परत को कोर कहते हैं, बीच वाला भाग को मेंटल कहते हैं, और ऊपर परत को क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं ना। तो अब देखिए ज्वालामुखी किस भाग से निकल रही है, डायग्राम में दिख रहा है ना, डायग्राम में यहाँ से ज्वालामुखी निकल रही है। अब जब डायग्राम में यहाँ से ज्वालामुखी निकल रही है और इस भाग को क्या कहा गया है, यहाँ देख लीजिए मेंटल कहा गया है, ठीक है। यानी याद रखना है ज्वालामुखी कहाँ से निकलती है, तो मेंटल से निकलती है, ठीक है। और भूकंप की उत्पत्ति भी कहाँ से होती है, भूकंप की भी उत्पत्ति जो होती है वह भी इसी भाग से, मेंटल के भाग से ही होती है, ठीक है, याद रखना होगा। और ज्वालामुखी की भी उत्पत्ति कहाँ से होता है, इसी मेंटल के भाग से होता है, ठीक है। यही यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। और यह जो क्रेटर था यह कहाँ था, पृथ्वी पर था, ऊपर भाग में, प्रपट्टी के ऊपर भाग, क्रस्ट पृथ्वी सतह पर था, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेट की गति के कारण करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। अब देखिए क्या होता है कि अभी हम लोग जो है फर्स्ट पेज में क्या पढ़ रहे थे कि मैग्मा है, ठीक है, और यह मैग्मा पिघला हुआ पदार्थ है, और इस मैग्मा के ऊपर जो है हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का क्या है, स्थल प्लेट है, और यह प्लेट मैग्मा गति कर रहा है, जिस वजह से क्या करता है कि यह प्लेट भी गति में आ जाता है ना, यह प्लेट भी क्या हो जाता है, गति में आ जाता है। तो अब देखिए जब यह प्लेट क्या करता है, गति करते रहता है ना, तो जब कभी भी इस प्लेट का क्या होता है कि बैलेंस क्या होता है, बिगड़ जाता है। जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो यह प्लेट क्या होता है, आपस में टकरा जाता है, और जब आपस में टकरा जाता है तो पृथ्वी की सतह पर कंपन उत्पन्न होता है। उसी कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। इस कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, जैसा कि 3.3 में जो है दिखाया गया है। यानी कि देखिए चित्र कहाँ है, 3.3 ये चित्र रहा, ठीक है। अब ये चित्र रहा। अब देखिए भूकंप की उत्पत्ति जहाँ से होती है उसे क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। और उद्गम केंद्र याद रखिएगा ये कहाँ रहेगा, पृथ्वी के भीतर रहेगा, क्योंकि पृथ्वी के भीतर से ही क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो उद्गम केंद्र कहाँ क्या किसे कहते हैं, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, भूकंप की उत्पत्ति होती है उसी को क्या कहते हैं, उस जगह को उद्गम केंद्र। वह स्थान जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। याद रखना होगा उद्गम केंद्र किसे कहते हैं, जहाँ से भूकंप की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। उसके बाद देख लीजिए अधिकेंद्र किसे कहते हैं, अधिकेंद्र जो है पृथ्वी के सतह पर होता है। यह पृथ्वी की सतह पर होता है, ठीक ना, सतह पर होता है। याद रखना होगा कि अधिकेंद्र पृथ्वी की सतह पर और उद्गम केंद्र पृथ्वी के भीतरी भाग में होता है। अब अधिकेंद्र जो है जहां हम लोग क्या कहते हैं, जहां भूकंप जो है पृथ्वी की सतह पर प्रवेश करता है, पृथ्वी की सतह पर जहां प्रवेश करता है उस भाग को क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक ना। तो याद रखना होगा। अब देखिए क्या है, भूकंप की तरंग कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पी तरंग कहते हैं, पी तरंग को जो है प्राइमरी वेव कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव कहते हैं। और एस तरंग एक होता है, एस तरंग को सेकेंडरी वेव कहते हैं। और एल तरंग एक होता है, एल तरंग को जो है लभ तरंग कहते हैं, ठीक है। अब पी तरंग जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य का अर्थ क्या होता है, सीधा, ठीक है, यानी कि पी तरंग कैसा गमन करता है, सीधा गमन करता है, ठीक ना, याद रखना होगा। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा तरंग को क्या कहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो याद रखना होगा, पी तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग, एस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग, एल तरंग को पृष्ठीय तरंग कहते हैं, यानी कि पृष्ठीय तरंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ से जो है एग्जाम में और कुछ पूछ लिए जाते हैं तरंग से रिलेटेड। तो देखिए याद क्या रखना होगा आपको कि सबसे ज़्यादा गति किस तरंग का होता है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, सबसे ज़्यादा गति किस तरंग का होता है, तो याद रखना होगा, कहाँ लिखने लगे जी, देखिए गति जो है सबसे ज़्यादा किस तरंग का होता है, तो पी वेव का होता है, ठीक है। उसके बाद एस वेव सेकेंडरी वेव का होता है। उसके बाद जो है लव वेव का होता है, यानी कि एल वेव का होता है, ठीक है, एल वेव्स का होता है। ये गति हो गया ना, लेकिन तीव्रता सबसे अधिक किसकी होती है, गति का जस्ट विपरीत तीव्रता हो जाता है, यानी एल वेव,
लव वेव का जो है एल तरंग का जो है तीव्रता सबसे ज़्यादा, एस तरंग की बीच में और पी तरंग की जो है सबसे कम तीव्रता। अब जिसकी तीव्रता ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, विनाश ज़्यादा करेगा, यानी कि विनाशकारी तरंग कौन सा है, विनाशकारी तरंग जो है वो हमारा क्या है, एल तरंग है। और इस तरंग को सबसे अधिक विनाशकारी तरंग है। और यह तरंग क्या करती है, सिर्फ सतह पर ही गमन करती है, सतह पर ही ओनली केवल ही गमन करती है, ठीक ना, गमन करती है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में यह तरंग गमन नहीं करती है, ठीक है, याद रखना होगा। अब देखिए पी तरंग क्या होता है कि यह ठोस में भी गमन करता है, द्रव में भी गमन करता है और गैस में भी गमन करता है। उसी तरह एल तरंग भी ठोस में भी गमन करता है, द्रव में भी गमन करता है और गैस में भी गमन करता है। लेकिन एस तरंग क्या है, ये ओनली ठोस में जो है वो गमन करता है। सिर्फ कहाँ गमन करता है, ठोस माध्यम में। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन से ऐसा वेव है जो सभी माध्यम में जो है वो गमन करता है, तो पी जो है सभी माध्यम में, ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम में गमन कर रहा है, यानी कि सभी माध्यम में। उसी तरह एल भी सभी माध्यम में। एस जो है सिर्फ क्या कहते हैं, वो ठोस माध्यम में गमन करता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ क्या दिया गया था, हम लोग एक बार पढ़ लें, रीडिंग दे दें। यहाँ है कि भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं, ठीक है। हम लोग डिटेल में जान चुके हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। यानी उद्गम केंद्र तो नीचे और उद्गम केंद्र के ऊपर जो है भू सतह पर क्या हो जाएगा, अधिकेंद्र हो जाएगा। अब अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। माना कि अब यह अधिकेंद्र है, यानी कि यहाँ से पृथ्वी, ये पृथ्वी का सतह है, ठीक है, यहाँ से भूकंप जो है पृथ्वी की सतह पर प्रवेश किया तो इसे अधिकेंद्र कहेंगे। और अधिकेंद्र के आसपास जो भी सतह रहेगा, जो भी क्षेत्र रहेगा, वहाँ क्या होगा कि अधिक जो है वो हानियाँ होगी। एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। और जैसे जैसे अधिकेंद्र से दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, तीव्रता जो है वो कम हो जाएगी, ठीक ना, तो याद रखना होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भूकंप। यदि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, भूकंप की भविष्यवाणी जो है वो संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार रहो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है, ठीक है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीके से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। जैसे जानवर के व्यवहार का अध्ययन करके जानवर की व्यवहारों में हलचल हो जाता है, तालाब में मछलियों की उत्तेजना बढ़ जाती है, सांपों की धरातल पर आना वगैरह वगैरह चीज़ से जो है हम स्थानीय लोग जो है वो भूकंप की जानकारी लगा लेता है, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले, यानी भूकंप एक वस्तु तिथि का अध्ययन करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि कितने तीव्रता की भूकंप जो है वो अधिकतम होती है, ठीक ना। और देखिए एक बात और याद रखिएगा कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है, सिस्मोलॉजी कहते हैं भूकंप के अध्ययन को, ठीक है। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। और भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, उसे भूकंप किससे मापी जाती है, तो देखिए भूकंप लेखी क्या है, एक मशीन है, ठीक है। और इस मशीन में स्केल के रूप में क्या लगा होता है, तो रिक्टर लगा होता है। और इस रिक्टर से जो है तीव्रता मापा जाता है, ठीक ना, इस रिक्टर से क्या मापा जाता है, तीव्रता। तो जिस भूकंप की तीव्रता क्या होती है कि 2.0 यानी कि 2 होता है अथवा उससे कम होती है, तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट कि 2 से अधिक, जिस भूकंप की तीव्रता जो है 5.0 होती है वह वस्तु को गिरने से क्षति पहुंचा सकता है, ठीक है, यानी कि मिनिमम से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। और जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत ही शक्तिशाली होती है। और जिसकी तीव्रता क्या कहते हैं 7.0 होता है अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है, ठीक ना, क्या होता है, सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। अब देखिए क्या हुआ था यहाँ
कि भुज में, गुजरात में एक भुज स्थल है, उस भुज में भूकंप के झटके कब हमें मिले थे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए 26 जनवरी 2001 ईस्वी को याद रखना होगा कि भूकंप, क्योंकि यह इसलिए पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे जो ज़्यादा क्षति होने वाला था भारत में भूकंप से, वो यहाँ ही हुआ है, भुज में ही हुआ है, ठीक ना, इसलिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण जो था वो भूकंप देखने को मिला था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब ये सब पढ़ना नहीं है, ये सब क्या है, पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये सब पूछे नहीं जाते हैं, ये सब क्या है, न्यूज है, ठीक ना, उस समय जो न्यूज निकला था वही न्यूज दिया गया है, पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना है तो। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भूकंप से बचने की तैयारी कैसे करना है। तो भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लेना है, देखिए सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखना होगा। अब इनसे दूर रहें, यानी कि जब भूकंप आएगा तब इन स्थिति से आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास, टूट सकने वाली खिड़की, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से दूर रहें। पहले से तैयार रहे, अपने दोस्त एवं पारिवारिक सदस्य के बीच जागरूकता फैलाएं और आपदा का सामना विश्वास से करें, ठीक है। ये अक्सर जो एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ ये याद रखना होगा, सुरक्षित स्थान कौन सा है और किन से दूर रहना चाहिए, ठीक ना, ये 2 पॉइंट जो है आपको याद करना होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मुख्य स्थलाकृति। सबसे पहले हम लोग इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं, क्या आप जानते हैं हमारे को। देखिए विश्व में क्या है, हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं, ठीक ना, जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात किसे कहते हैं अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। जो जलप्रपात जो है दक्षिण अफ्रीका, सबसे ऊंचा जलप्रपात का बात कर रहा है, ठीक ना, याद रखना होगा कि सबसे ऊंचा जलप्रपात दुनिया में दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है, ठीक ना, दक्षिण अमेरिका में है और एंजेल जलप्रपात है कहाँ, वेनेजुएला का। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। यह भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दो क्या कहते हैं स्टेट, सॉरी दो क्या कहते हैं कंट्री के जो है सीमा पर स्थित है, ठीक ना, तो याद रखना होगा उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात, और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात। तो ये सारा याद रखना होगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, ठीक ना। लेकिन सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर आपसे पूछ ले तो वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि जलप्रपात वगैरह किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग स्थलाकृति के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए अपक्षय एवं अपर्दन, तो सबसे पहले जान लीजिए अपक्षय किसे कहते हैं। अपक्षय में क्या होता है, चट्टान पहाड़ को टूटना, ठीक है, टूटना, ओनली टूटना ही क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। अपर्दन में क्या होता है, टूटने के साथ साथ परिवहन करना, परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, टूटेगा भी और परिवहन भी होगा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया भी जाएगा, उसे अपर्दन कहते हैं। लेकिन अपक्षय में क्या होता है कि ओनली टूटता है और टूटने के बाद जो है वह टूटा हुआ छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है ना, छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है वह कहाँ रहेगा, वहीं रह जाएगा, उसी स्थान पर रह जाएगा। लेकिन अपर्दन में वैसा नहीं होता है, टूटने के बाद उसे जो है दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, ठीक है। और कैसे ले जाया जाता है, देखिए हम लोग जो है कैसे ले जाया जाता है, तो टूटता कैसे है, अपर्दन जो होता है वो जल से होता है, पवन से होता है, हिम जैसे विभिन्न घटक के द्वारा होता है। तो जल से होता है तो जल क्या है, गतिशील है। अब गतिशील है तो ये क्या करेगा, मिट्टी को काटेगा भी, काटना यानी कि अपक्षय हुआ। अब उसी मिट्टी को काटने के साथ साथ अपने साथ ले भी जाएगा, यानी कि क्या हुआ, अपक्षय और अपर्दन दोनों करा। यानी कि अपर्दन में क्या होता है, टूटना और परिवहन दोनों होता है, यानी कि जल के कारण जो है अपर्दन होता है। पवन मतलब गतिशील वायु को कहते हैं, तो ये क्या करेगा, वायु जो है टकरा के काटेगा, काटने के साथ अपने साथ ले भी जाएगा, यानी कि क्या करा, अपर्दन करा, यानी कि तोड़ा भी और ले भी गया। इसी तरह हिम, ठीक ना, तो अपर्दन समझ गए ना। और अपक्षय क्या कहते हैं, टूटकर वहीं रुक जाता है, ठीक ना, उसे अपक्षय कहते हैं।
अभी हम लोग निक्षेपण को भी समझेंगे किसे कहते हैं। तो देखिए, पृथ्वी की सतह पर शैल यानी कि चट्टान को कहते हैं। टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है, ओनली टूटने का बात करा जा रहा है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटक के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं, जब कोई भी जो है पहाड़ या मिट्टी जल से कटेगा तो वो क्या होगा, जल के साथ चलेगा भी, यानी कि टूटा और परिवहन दोनों का काम हुआ, यानी कि अपर्दन का काम हुआ। ठीक ना। अब देखिए, वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। वायु किसको ले जाता है, वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को, यानी टूटे हुए पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं, यानी कि एक स्थान पर क्या कर देता है, जमा कर देता है। तो उस जमा सीडिमेंट को, उस जमा अवसाद को क्या कहते हैं, निक्षेपित हो गया है, यानी कि डिपोजिट हो गया है कहते हैं। अब देखिए, अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृति का निर्माण करता है। मतलब अपर्दन होगा यानी टूटेगा, और टूटने के बाद वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, और जहाँ जमा होगा उसे क्या कहेंगे, निक्षेपण। यानी कि अपर्दन और निक्षेपण से क्या होता है कि अनेक प्रकार के धरातल का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है। अब देखिए, अपर्दन, निक्षेपण और अक्षेपण क्या कहते हैं, अपक्षय, ये तीनों जो है आप लोग डिटेल से समझ गए होइएगा। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नदी के कार्य। नदी के जल से जो है दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। नदी के कार्य यानी कि दृश्य भूमि, मतलब क्या हो गया कि भूमि को जो है वो अपर्दन करता है, काटता भी है और अपने साथ क्या करता है, ले भी जाता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो वहाँ जलप्रपात बनाती है, झरना बनाती है। ठीक ना। क्यों झरना बनाती है, क्योंकि अपर्दन के कारण, काटने की वजह से। देखिए, नदियाँ क्या करती है, यहाँ से नीचा गिर रही है। ठीक है। अब नीचा गिरेगी तो क्या होगा, और अत्यधिक गतिशील होगा, और गतिशील होने के कारण यहाँ जो स्थान है, इस स्थान को क्या करेगा, काटेगा, और काट कर यहाँ की मिट्टी को हटा देगा, यहाँ की सीडिमेंट को हटा देगा, अवसाद को हटा देगा, जिससे गड्ढा का निर्माण होगा। उस गड्ढा को क्या कहते हैं, यहाँ अब इसे जलप्रपात, झरना कहेंगे। ठीक ना। तो याद रखना है, झरना का निर्माण कहाँ होता है, जलप्रपात का निर्माण कठोर शैल के पास होता है, क्योंकि कठोर शैल को काटता है और काटने के बाद जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल बनता है। ठीक ना। यानी गुफा टाइप का बनता है। ठीक ना। पहाड़ टाइप का, ढलान टाइप का बनता है, उसी को क्या कहते हैं, जलप्रपात, झरना कहते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब नदी जो है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है ना, नदी जब क्या करती है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो उसका जो ढलान है ना, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। अब जब ढलान कम हो जाता है तो नदियाँ जो है टेढ़ी मेढ़ी चलने लग जाती है, टेढ़ी मेढ़ी, ताकि क्या हो, ढलान मिले। ढलान खोजने की वजह से जो है नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी चलने लग जाती है। ढलान कम हो जाता है किस क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, जिस वजह से नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं। और क्यों टेढ़ी मेढ़ी चलती है, ताकि नदियाँ जो है वो अपना ढलान खोजती है, अपना रास्ता खोजती है, जिस वजह से टेढ़ी मेढ़ी क्या करती है, चलने लग जाती है। तो वह मुर्दार मार्ग पर बहने लगती है, जैसा कि यहाँ बुक में मुर्दार मार्ग यानी कि टेढ़ी मेढ़ी मार्ग, जैसा कि आप देख रहे होंगे इमेज में। ठीक है। यह क्या कर रही है, टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, मुर्दार मार्ग पर चलने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं, जियोग्राफी भाषा में जो है विसर्प कहते हैं। इन्हीं टेढ़ी मेढ़ी मोड़ को, रास्ता को विसर्प कहते हैं। तो याद रखना होगा, विसर्प किसे कहते हैं, जब मुर्दार मार्ग पर चलने लगती है तो इन बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद जो है विसर्प के किनारे पर लगातार क्या होता है, अपर्दन होता है, मतलब कटाव होता है, और कटाव के साथ क्या होता है, निक्षेपण भी शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं, मतलब विसर्प लूप किसे कहते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ नदियाँ क्या होती है, टेढ़ा होती है। अब टेढ़ा होगी तो यहाँ का ज़मीन क्या कहलाएगा, यहाँ का बीच का क्षेत्र लूप कहलाएगा। अब धीरे धीरे नदियाँ का अगर ढलान इधर ना मिलके और नदी यदि थोड़ा सा सीधी हो जाती है तो क्या होगी कि इस जगह का क्षेत्र जो है वो, यहाँ का जो जगह है वो क्या करेगी, छोड़ देगी। यही बात यहाँ कह रहा है कि निकट आते जाता है और समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं, यानी नदी से छूट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील कहते हैं। ठीक है। याद रखना होगा किसे कहते हैं, विसर्प लूप जब नदी के कट जाते हैं, नदी से छूट जाते हैं, तो उससे क्या होता है, झील बनता है, और उस झील को क्या कहते हैं, चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तट से बाहर बहने लगती
जाती है, ठीक है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तट के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। जब मिट्टी महीन टाइप का होता है, बालू टाइप का, पतला पतला कण टाइप का होता है, उसे क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। और इससे समतल उपजाऊ क्या होता है? बाढ़कृत मैदान का क्या होता है? निर्माण होता है, समतल मैदान का निर्माण होता है। अब नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। और समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में क्या होती है? विभाजित हो जाती है। अब देखिए, जब नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, देखिए यहाँ नदियाँ आ रही थी, एक ही धारा में थी। यहाँ से नदियाँ जो है अब इधर भी बंट गई, इधर भी बंट गई, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो अब देखिए, जब नदियाँ अनेक मार्ग बना लेती है, एक से अत्यधिक मार्ग बना लेती है, उसे क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं। नदियाँ जब टेढ़ा मेढ़ा चलने लगती है तो उसे विसर्प कहते हैं। और विसर्प कहते हैं टेढ़ा मेढ़ा चलने को, मुर्दार रास्ता को। लेकिन जब नदियाँ मुर्दार चलने के बाद क्या करती है? अन्य मार्गों में, एक से अत्यधिक मार्गों में बंट जाती है, उसे वितरिका कहते हैं, ठीक ना। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना होगा। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है ना कि यह अपने साथ लाए मलबे, यानी कि इधर जो नदियाँ की पानी जो है वो गतिशील है, तो वो अपने साथ क्या करती होगी कि पहाड़ अपने साथ जो है तट अपने साथ मिट्टी को काट कर लाती होगी। और काटने के बाद यहाँ नदियाँ का जो है वो बहाव इतनी कम हो जाती है, धीमी हो जाती है कि वो अपने साथ लाए गए मलबे को निक्षेपण करने लगती है। यानी कि निक्षेपण का अर्थ क्या करती है? जमा करने लग जाती है। और प्रत्येक वितरिका, यानी कि यहाँ जो मुहाना बना है, यानी कि नदी का जो क्या कहते हैं मार्ग चेंज हुआ है, और मार्ग चेंज हुआ है, वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहाने के अवसाद के संग्रह से डेल्टा का निर्माण करती है। यानी कि जब नदियाँ यहाँ क्या करती है? मार्ग को चेंज करती है, तो इस बीच में जो है वो अपने मलबा को छोड़ी होगी। और इस बीच में मलबा को जब छोड़ी होगी तो इस बीच में जिस क्षेत्र का निर्माण हुआ होगा इस मलबा से, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? समुद्र तरंग के कार्य के बारे में बताया गया है। 3 बात याद रखना है। समुद्र तरंग से क्या क्या बनता है? एक समुद्री गुफा बनता है, एक तटीय मेहराब बनता है, एक स्टैक बनता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इन तीनों को कैसे बनता है। तो देखिए, समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। यानी कि अपर्दन का अर्थ कटाव भी होगा और अपने साथ ले भी जाएगा, और निक्षेपण का अर्थ ओनली जमाव करना। अब समुद्री तरंग लगातार सैल से टकराती है, यानी कि चट्टान से टकराती है, जिससे दरार विकसित होती है, ठीक है। और समय के साथ ये बड़ी चौड़ी हो जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। क्या होता है कि समुद्र का जो तरंग है वो चट्टान से टकराकर जो है उस चट्टान को टकराकर काट देती है और एक गुफा की तरह निर्माण कर देती है। तो उसे क्या कहते हैं? समुद्री गुफा कहते हैं। और फिर भी अपर्दन करते रहती है और करते करते जो है चौड़ा बना देती है, बड़ा गुफा बना देती है। तो उसे क्या कहते हैं? तटीय मेहराब कहते हैं। और यह तटीय मेहराब में भी क्या होता है कि समुद्री तरंग जो है वो अपर्दन करती है, और अपर्दन करने के बाद छत को ही काट कर हटा देता है, और छत को काट के हटा कर जो है इस तरह इमेज बना देता है। उसे क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किताब में क्या दिया गया है, ठीक है। तो समुद्री गुफा कहते हैं, समझ लिए। और कब समुद्री गुफा? जब समय के साथ बड़ी और चौड़ी, और इन गुफा को जो है बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, ठीक है। यह गुफा था, अब गुफा और धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अब केवल क्या बचा है? छत बचा है। बाउंड्री दोनों बगल का जो है वो खत्म हो चुका है। इसे क्या कहेंगे? तटीय मेहराब कहते हैं, ठीक है। और तटीय मेहराब में भी लगातार अपर्दन होता है और छत को भी तोड़ देता है। जो छत बचा था, केवल दीवार बचती है। दीवार जैसी इन आकृति को क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। तो याद रखना होगा, पहले समुद्री गुफा का निर्माण होता है, उसके बाद तटीय मेहराब का निर्माण होता है, उसके बाद स्टैक का निर्माण होता है, ठीक ना। अब समुद्री जल के ऊपर क्या है
कि समुद्री जल के ऊपर लगभग क्या है, ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तट, मतलब चट्टान समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर, यानी कि समुद्री यह जल है और इस जल में क्या होगा, ऊपर की ओर उठा रहेगा और एक चट्टान जो तट की तरह रहेगा उसे क्या कहते हैं, समुद्री भृगु कहते हैं। ठीक ना, समुद्र भृगु किसे कहते हैं, तो याद रखना होगा, जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तट को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंग किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करता है, यानी कि बीच का निर्माण करता है, बीच यानी कि बीच का निर्माण करता है। समुद्री तरंग जो है ना, किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन यानी बीच का निर्माण करता है, जहाँ स्नान वगैरह किया जाता है बीच का। ठीक है, अब देखिए हिमनद के कार्य क्या है। हिमनद मतलब बर्फ से जमा हुआ, ठीक ना, हिमनद जैसा कि इमेज में देख रहे होंगे, पानी क्या क्या है कि बर्फ की तरह जो है वो जम गया है, उसी को क्या कहते हैं, हिमनद कहते हैं। ठीक है, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टान से गोलासामी मिट्टी पत्थर को अपर्दित कर देती है और गोलासामी मिट्टी एवं पत्थर से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्त में जल भर जाते हैं। ठीक है, जल भर जाते हैं, उसके बाद क्या है, जल भर जाते हैं और वे सुंदर झील बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, यह इम्पोर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से, सुंदर झील ओनली याद रखना है। कैसे बनता है, तो क्या होता है कि पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से उन गर्त में जल भर जाते हैं। ठीक है, और उस उस गर्त को क्या कहेंगे, उसके बाद सुंदर झील कहेंगे। ठीक है, और इस गर्त का निर्माण कैसे हुआ, तो क्या कहते हैं, हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। कैसे निर्माण करती है, तो अपर्दन करती है और अपर्दन करने के दौरान इस गर्त का निर्माण करती है और गर्त का निर्माण करती है तो क्या होता है कि पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्त में जल भर जाता है और उस जल भरे हुए क्षेत्र को सुंदर झील कहते हैं। ठीक है, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करता है। हिमनद हिमोड का निर्माण करता है। कैसे निर्माण करता है, तो छोटे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित लाकर जमा किया जाता है तो हिमनद हिमोड का निर्माण करता है। अब देखिए पवन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पवन जो है, गतिशील वायु को पवन कहते हैं, पहली बात। ठीक है, दूसरा बात, क्या आपने रेगिस्तान देखा है, बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए, कह रहा है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेगिस्तान में पवन अपर्दन निक्षेपण का प्रमुख कारक है। ठीक है, यानी क्या कह रहा है, पवन मतलब गतिशील वायु के द्वारा क्या होता है, कटाव होता है, और अपर्दन मतलब कटाव और परिवहन दोनों होता है, और कटाव और परिवहन दोनों किससे संभव है, तो पवन के द्वारा संभव है, यानी पवन के द्वारा अपर्दन होता है। ठीक है, पवन के द्वारा ही अपर्दन होता है, और जब अपर्दन होता है तो क्या होगा, पवन ही क्या करता है, उस अपर्दन किए हुए पदार्थ को कटाव करता है, जिस रेगिस्तान को, बालू को, उसे क्या करता है, निक्षेपण करता है, यानी जमाव करता है। ठीक है, तो देखिए रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं। छत्रक मतलब छत्ते की आकार की, यानी कि देखिए जैसा कि ये रहा छत्रक की आकार की। ठीक है, शैल देख सकते हैं। अब क्या कह रहा है फिर नेक्स्ट पॉइंट, कि जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं, पवन शैल के ऊपरी भाग को अपेक्षा निचले भाग की आसानी से काटती है, यानी आप इसे छत्रक शैल कहते हैं ना, ये ऊपरी भाग को पवन काटने से जो है कम काट पाती है। ठीक है, और इसके भीतरी भाग को काट काट कर क्या करती है, खाली कर देती है, जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, भीतरी भाग को काट देती है। ठीक है, अब भीतरी भाग को काट देती है, इसलिए ऐसी सेल के आधार क्या हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है, यानी कि पतला, एवं शीर्ष क्या होता है, विस्तृत हो जाता है, यानी कि यह चौड़ा, शीर्ष चौड़ा हो जाता है और उसका आधार क्या हो जाता है, पतला हो जाता है।
पवन चलने पर यह अपने साथ क्या करता है, रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। ठीक है, पवन अपने साथ रेत को लेकर जाती है और पवन रुक जाता है तो रेत को गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, और इन पहाड़ी को क्या कहते हैं, बालू का टिब्बा कहते हैं। तो यह एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है कि बालू का टिब्बा का निर्माण कैसे होता है, तो जब पवन का बहाव होता है तो वह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है, और जब बहाव रुक जाता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इस पहाड़ी को बालू का टिब्बा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, यह बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो क्या होता है, निक्षेपित होने मतलब क्या कहते हैं, जम जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं। विस्तृत क्षेत्र मतलब अन्य अत्यधिक क्षेत्र में। उसका चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। याद रखना होगा, विशाल जो है लोएस निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं, तो चीन में पाए जाते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक ना, तो यह चैप्टर क्या हुआ कि ख़त्म हो गया। अब अगली वीडियो में जो है हम लोग चौथा चैप्टर को देखेंगे इसी क्लास का, 7th क्लास का। ठीक है।